हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप लोगों को नए एक वीडियो लेक्चर में। लास्ट डे हम लोग पढ़े थे सोशल केस वर्क का बेसिक। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल केस वर्क का एलिमेंट्स, या उसको आप कंपोनेंट्स भी कहते हैं। मेरा नाम है पतित मुखर्जी और वेलकम टू द चैनल। ऐसे ही आप लोगों को अगर सोशल वर्क रिलेटेड स्टडी टॉपिक चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और फॉलो करते रहिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें नए नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं केस वर्क का एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स। अब पहले ही अगर हम जैसे हम लोगों ने पहले लास्ट डे बेसिक पढ़े थे सोशल वर्क क्या है, तो बस मैं आपको बस याद दिलाने के लिए एक बार डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। और जो डेफिनेशन हम लोगों ने बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, दो डेफिनेशन का बात किया था, उसी दो डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन मैं अभी बस रीड कर रहा हूँ और एक बार आपको बस बेसिक बता दूंगा। बाकी आपको अगर पूरा डिटेल चाहिए तो कोई अगर मिस कर गया तो पहले वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए, बेसिक ऑफ सोशल केस वर्क, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। ओके, मैरी रिचमंड का जो डेफिनेशन था, ये डेफिनेशन नहीं था, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट दिया था सोशल केस वर्क क्या है। तो उनका कहना था कि सोशल केस वर्क मे बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ डूइंग डिफरेंट थिंग्स with different people cooperating with them to achieve some of their own and society's betterment। तो उनका कहना यही है कि सोशल केस वर्क क्या है कि एक आर्ट है क्या करने के लिए, अलग अलग लोगों के साथ कोऑपरेट करने के लिए ताकि उनका जो अचीवमेंट है वो हो पाए और सोसाइटी का भी बेटरमेंट हो पाए, यही है। केस वर्क जैसा कि हम लोगों ने बताया था तब होता है जब कोई इंडिविजुअल या क्लाइंट कोई एक प्रॉब्लम या समस्या में है और वो खुद से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए एक केस वर्कर का या सोशल वर्कर का गाइड का ज़रूरत होता है, कोऑपरेशन का ज़रूरत होता है ताकि वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। ओके, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सोशल केस वर्क। अगर हम एलिमेंट्स ऑफ सोशल केस वर्क पढ़ते हैं तो ये जो वर्ड है एलिमेंट, तो इसको पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट वो चीज़ होता है जो भी कोई भी चीज़ बनने के लिए जो भी उसमें मटेरियल लगता है या सामान लगता है वो ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है एलिमेंट। जैसे अगर मैं बात करूं, ये पेन है तो इस पेन में कितना लोहा लगा है, कितना प्लास्टिक लगा है, कितना कुछ और कलर लगा है, कोई भी चीज़ जो इस पेन को बनने में मदद किया है या बनने के लिए ज़रूरत है, वो सारे चीज़ एलिमेंट्स है। ओके, अगर हम सिमिलरली केस वर्क का भी एलिमेंट्स देखें, इसका मतलब अगर केस वर्क करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, जिस चीज़ के अलावा आप केस वर्क नहीं कर सकते हैं। ओके, इस केस वर्क को 5P भी बोला जाता है। 5P। अब क्वेश्चन ये है कि 5P क्यों बोला जाता है? तो 5P इसलिए बोला जाता है कि जो भी एलिमेंट्स है ये अभी आपको दिखने को मिलेगा सारे P से स्टार्ट होता है। जैसे अभी आपको स्क्रीन में 3 एलिमेंट दिखाई दे रहा है, पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस, तो ये 3 ऐसा 5 है जो P से स्टार्ट होता है, इसीलिए 5P बोला जाता है। कुछ बुक्स में आपको 4P भी दिख जाएगा, कहीं कहीं 4P लिखा हुआ होता है, कहीं 5P होता है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 5P एलिमेंट्स है तो इसका मतलब ये मेन एलिमेंट्स है, मतलब ये सारे चीज़ मेन है। इसके साथ और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकता है केस वर्क बनने के लिए या करने के लिए। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहले ही जो केस वर्क में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पर्सन। पर्सन मतलब जिसके साथ आप केस वर्क कर रहे हैं उसको हम लोग पर्सन बोल रहे हैं। नीचे देखिए मैंने लिख दिया है कि द क्लाइंट, ये एक प्रोफेशनल टर्म है, ये एक प्रोफेशनल टर्म है कि हम अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं प्रोफेशनली तब हम उसे क्लाइंट बोलते हैं, जैसे इंडिविजुअल को क्लाइंट बोलते हैं। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन पहला रिक्वायरमेंट है कोई भी केस वर्क करने के लिए कि कोई एक क्लाइंट चाहिए जिनके साथ आप केस वर्क कर रहे हैं।
मैं फिर से दोहरा देता हूँ, लास्ट जो एक बात मैंने उस दिन आपको बताया था कि ये है कि जब कोई केस वर्क करते हैं, केस वर्क होता है, तो वहाँ पर वो आपका क्लाइंट नहीं हो सकता जिसको आप अपने रिक्वायरमेंट के लिए बुला रहे हैं, वो आपका क्लाइंट नहीं हो सकता। आपका क्लाइंट वो हो सकता है जिनको ज़रूरत है आपका असिस्टेंसी, वो आपका क्लाइंट हो सकता है। जो आपके पास आए हैं, आप जिसके पास गए हैं केस वर्क करने के लिए, आपके रिक्वायरमेंट के लिए, वो आपका क्लाइंट नहीं हो सकते। और क्यों नहीं हो सकते वो हम लोग पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे। और फिर भी अगर कोई भी डाउट आपको रह जाए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं हो पाता है बाय रिटन फॉर्म में तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर कवर कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स है वो है प्रॉब्लम। अब ये है कि प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि जब कोई क्लाइंट एक पर्टिकुलर समस्या के साथ रहते हैं, कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, कोई इश्यूज होता है उनके लाइफ में और वो खुद वो इशू रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, तब आपका ज़रूरत होता है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है कि एक प्रॉब्लम होना ज़रूरी है, तभी आपके पास आ रहे हैं वो क्लाइंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब जो ये है, और एक बात मैंने उस दिन भी आपको बताया था और आज भी बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी केस वर्कर कोई भी क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। प्रॉब्लम सॉल्व करना काम ही नहीं है, उनको सिर्फ कैपेबल बनाना होता है ताकि वो खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। वो इतना कैपेबल बन जाए, उनका पोटेंशियलिटी इतना ग्रो हो जाए कि वो खुद अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो एक केस वर्कर का काम ये नहीं होता है कि बस उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, उनका काम ये होता है कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो ताकि वो क्लाइंट इतना पोटेंशियल हो जाए, क्लाइंट इतना कैपेबल हो जाए ताकि वो खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। ओके, अब जब हम प्रॉब्लम का बात कर रहे हैं तो ये हमें जानना है कि प्रॉब्लम किस तरह का होता है। देखिए, बेसिकली जो प्रॉब्लम होता है दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रापर्सनल प्रॉब्लम और एक होता है इंटरपर्सनल प्रॉब्लम। अब ये क्या चीज़ है नया, देखिए बहुत आसान है, सरल तरीके से हम समझेंगे, एकदम आसान तरीके से। जब हम इंट्रापर्सनल का बात कर रहे हैं, ओके, जब हम इंट्रापर्सनल का बात कर रहे हैं तो क्या होता है, ये मान के चलिए आपका कोई इंडिविजुअल है और इंट्रापर्सनल मतलब उनके खुद के अंदर का प्रॉब्लम है, मतलब वो प्रॉब्लम किसी और के साथ रिलेट नहीं करता है, खुद के अंदर जो प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं कुछ देखा और मैं डर गया, तो इसमें क्या दूसरा किसी व्यक्ति का इंटरवेंशन है? नहीं है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम मेरा इंट्रापर्सनल है, मेरे खुद के साथ है। ओके, ये एक तरह का प्रॉब्लम हो गया। दूसरा तरह का जो प्रॉब्लम है, जो दूसरा कैटेगरी है, वो होता है इंटरपर्सनल प्रॉब्लम। अब इंटरपर्सनल प्रॉब्लम वो होता है जब कोई एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ प्रॉब्लम फेस करता है। ओके, या तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा खुद को छोड़ के दूसरे के साथ इन्वॉल्व करके, या दूसरा कोई चीज़ जो खुद के साथ साथ दूसरे के साथ भी रिलेट करता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो हो जाता है इंटरपर्सनल प्रॉब्लम। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम मतलब जैसे कोई एक हस्बैंड वाइफ है और उन दोनों का कॉन्सेप्ट कन्फ्लिक्ट कर रहा है, थॉट कन्फ्लिक्ट कर रहा है, एक साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों का अलग अलग थॉट है और वो अपने लिविंग में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्या हो गया, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम अपने अंदर का नहीं है, साथ ही साथ दूसरे के साथ भी रिलेट कर रहा है ना। वो पार्टनर के साथ शेयर कर रहा है वो प्रॉब्लम, या पार्टनर के थ्रू वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो गया इंटरपर्सनल। ओके, क्लियर। अब आते हैं प्लेस। थर्ड पॉइंट हमारा है प्लेस। तो प्लेस कैसा होता है? अब देखो, जब केस वर्क करेंगे तो एक प्लेस का बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंस क्रिएट होता है, क्योंकि अगर प्रॉपर प्लेस नहीं हुआ तो आप प्रॉपर केस वर्क भी नहीं कर पाएंगे। आपको साइड से
बहुत तरह का बैरियर क्रिएट हो जाएगा आपके लिए, बहुत तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा खुद ही। तो आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? तो प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है केस वर्क में एलिमेंट्स के थ्रू। तो क्या किस तरीके का प्लेस होता है? अब देखो, प्लेस भी दो तरह का है, एक होता है पब्लिक एजेंसी, एक होता है प्राइवेट एजेंसी। ओके, सो पब्लिक एजेंसी क्या है और प्राइवेट एजेंसी क्या है, ये थोड़ा हम समझ लेते हैं। पब्लिक एजेंसी वो है जिसमें कोई भी लोग आ सकता है, जा सकता है, जिसमें सबका अलाउंस है और वो पब्लिक के लिए बना है। जैसे कोई गवर्नमेंट बॉडी होता है, तो गवर्नमेंट बॉडी में क्या होता है, कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक काउंसलर बैठा है, मतलब वो सोशल वर्कर है, केस वर्कर है, और गवर्नमेंट वो प्रोवाइड कर रहा है पब्लिक के लिए। तो पब्लिक वहाँ जाके अपना गाइड ले सकते हैं, वहाँ पर अपना केस वर्क हो जाएगा वहाँ। और प्राइवेट एजेंसी क्या होता है, जो प्राइवेटली क्रिएट होता है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो अपना डॉक्टरी सीख लिया, ट्रेंड हो गया और बाहर जाके एक क्लिनिक खोल लिया, तो वो उसका प्राइवेट है। वहाँ पर जाने के लिए आपको फीस देना पड़ेगा और वो बाहर है, वो सबके लिए भी नहीं हो सकता है, वेरी करता है प्राइवेट एजेंसी भी बहुत तरह का। ओके, अब आते हैं, अब जो दो हमारा लास्ट है, 3 तक हमारा हो गया, 5P का बात हुआ था, तो 5 है ना टोटल हमारे पास। अब जो 4 और 5 नंबर है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। और 4 नंबर और 5 नंबर ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा पहले जो हमने पढ़ा उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। हम एकदम सरल तरीके से पढ़ेंगे और समझ जाएंगे आप एकदम, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत ही इंटेलिजेंट है आप लोग, मुझे पता है। सो हम लोग 4th में जो आता है प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव। प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव, देखो यहाँ पर 2 वर्ड है, एक हो गया प्रोफेशनल, एक हो गया रिप्रेजेंटेटिव। प्रोफेशनल मतलब वो काम वो प्रोफेशनली कर रहा है, मतलब वो उसका जीविका है, वो काम है, प्रोफेशनल तरीका है, एक स्टैंडर्ड तरीके से। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब उस चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो अगर हम इसको नीचे जो पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे तो आपको क्लियर और हो जाएगा कि प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव क्या है। अब देखो, जो कर रहा है केस वर्क, अब वो देखना पड़ेगा कि उसका एक्चुअल प्रोफेशन क्या है, क्या वो केस वर्कर है या कोई दूसरा प्रोफेशन में है वो, और पार्ट टाइम केस वर्क भी कर लेता है। बहुत सारे प्रोफेशन है जो मतलब केस वर्क करने का परमिशन भी देता है, और कभी कभी ना भी परमिशन दे तो लोग शुरू कर देते हैं। जो अनएथिकल होता है वो सही नहीं होता है, लेकिन वो देखना ज़रूरी है एलिमेंट्स में कि जो बंदा कर रहा है उसका क्या एक्चुअल प्रोफेशन है, वो क्या वो लाइसेंस्ड है, वो पर्सन क्या ट्रेंड है जो कर रहा है। तो प्रोफेशन इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए। एजेंसी, अब देखो एजेंसी का नाम क्यों दिया है, ये बहुत थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि जो एजेंसी होता है उसका एक खुद का स्ट्रक्चर होता है। अब उस एजेंसी में सबका अलाउ है नहीं है, वो किस तरह का बेनिफिशियरी के साथ काम करता है, उस बेनिफिशियरी में वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम में है, क्या वो फिट होता है, वहाँ पर वो आ सकता है, उसको अलाउ किया जा सकता है। जैसे मान के चलो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सिर्फ गर्ल्स के ऊपर काम करता है। अब जो गर्ल्स है और प्रॉब्लम जो है वो एक बॉय है या मेल है, तो वो नहीं कर सकता वहाँ जाके अपना प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बाहर है। ऑर्गेनाइजेशन पहले वो ऐलान दे दिया कि भाई मैं सिर्फ गर्ल्स चाइल्ड्स के साथ काम करूँगा, तो सबके लिए वो नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफिशिएंसी क्या है ये इम्पोर्टेंट है। व्हाट दे प्रेफर्ड, क्लाइंट का जो है ऑब्जेक्टिव वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो ये इम्पोर्टेंट है। सो एजेंसी भी एलिमेंट्स में इसीलिए आता है। अब उस एजेंसी का देखो, जब अभी मैंने बात किया क्लाइंट के बारे में, यही है कौन उसका क्लाइंट है वो भी देखना पड़ेगा। जो एजेंसी जिस क्लाइंट का बात कर रहा है, क्या वो क्लाइंट ये है, क्या वो जो क्लाइंट जिस तरीके के एज ग्रुप के साथ उसने काम करने का सोचा है, जिस तरीके का क्लाइंट का सोचा। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ रूरल एरिया में काम करना चाहता है,
बैकवर्ड लोगों के साथ काम करना चाहता है। इसका मतलब क्या, अगर आप बैकवर्ड एरिया से नहीं ना बिलोंग करते हो, आप अर्बन एरिया में हो, तो वहाँ पर आपको अलाउ नहीं भी मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उनका क्या प्रेफिशिएंसी है वो क्लाइंट को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिज ओन सेल्फ, अब देखो ये हिज ओन सेल्फ मतलब ये सोशल वर्कर के लिए है, ये पूरा ही सोशल वर्कर के लिए, लेकिन ये इंडिविजुअली सोशल वर्कर के लिए है। क्या कि वो खुद कैसा है। अब देखो हम लोग जब सोशल वर्क पढ़ेंगे तो पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ मिला है। जैसे एक चीज़ आपको पढ़ने को मिला था, एथिक्स एंड नॉर्म्स। उस एथिक्स एंड नॉर्म्स में ये कहा जाता है कि एक आइडियल सोशल वर्कर को कैसा बनना चाहिए। वो एक्चुअली उसको ये रूल फॉलो करना चाहिए, ये रूल उसको उसके साथ होना चाहिए, ये रूल उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये एथिकल जो टॉपिक आपको दिया गया है, क्या वो सारे एथिक्स ये सोशल वर्कर मेंटेन कर रहा है, वो चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है, सब लोग सेम नहीं होता है, सिर्फ स्टडी किया और वो भूल गया अपना, वो उसके अगेंस्ट में चल रहा है। इसका मतलब क्या, उसका सही नहीं है, वो ओन सेल्फ में वो सही नहीं है। तो वो ट्रेंड तो है, उसके साथ साथ वो जिस तरीके का उसका ट्रेनिंग मिला है, क्या वो ट्रेनिंग अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है, लोगों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये सारे चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो ओन सेल्फ भी इसीलिए एलिमेंट्स में आ जाता है। एक्चुअली प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, और प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर में ये सारे चीज़ आता है। इतना थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेनेटरी हो गया ये, इसीलिए मैंने इतने अंदर चला गया। ये सारे ऑलमोस्ट सब लोग एस्केप कर जाते हैं, इसको नहीं इतना डिटेल में पढ़ते हैं। फिर भी आपको जानकारी के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर हो। ऐसे भी देखिए मैं बुलेटिन प्रोसेस करके ही पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं कुछ भर के लिखा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो पढ़ाऊँगा, मैं जो बोलूँगा वर्बल चीज़, वो आपको ज़्यादा याद रहेगा और कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग भी होगा। क्योंकि आप याद रखने वाली कुछ चीज़ नहीं है, आपको रट्टा कुछ नहीं मारना है, समझना है कॉन्सेप्ट को। सोशल वर्क बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप सही तरीके से समझ रहे हैं तो आप इंजॉय भी करेंगे और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ रट्टा मार रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये रट्टा मारने वाले बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, तभी आप आगे जाके काम कर पाओगे और आप भी खुद इंजॉय कर पाओगे इस सब्जेक्ट को। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस। प्रोसेस देखो, हमने 5 ही बस प्रोसेस का बात की है, लेकिन ये एक्चुअली 5 नहीं है, बहुत है। ये 5 बस एक ब्रीफ दिया गया है। अगर प्रोसेस हम पढ़ाना शुरू करें तो प्रोसेस के लिए 30-40 मिनट का हमें क्लास लग जाएगा। तो ये समझना पड़ेगा। अभी हम जस्ट थोड़ा सा फास्ट बता देंगे कि प्रोसेस क्यों है। अब देखो एलिमेंट्स ऑफ सोशल वर्क में प्रोसेस, जैसे हमने शुरू कर दिया था कि एक क्या क्या आता है, एक क्लाइंट आता है, फिर प्रॉब्लम आता है, फिर प्लेस आता है, फिर प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव, फिर प्रोसेस आ गया। अब ये सारे 5वां जो है प्रोसेस में क्या होता है, साइको सोशल स्टडी। मतलब जो बंदा आपके पास आएंगे, जो क्लाइंट आएगा आपके पास, उसको पहले स्टडी करना है। अभी स्टडी का भी बहुत सारे प्रोसेस है, वो सब पॉइंट में आ जाएगा, वो भी एक दिन हम एक वीडियो कर लेंगे। ठीक है, फिर आता है डायग्नोसिस। उसको जो स्टडी किया उसके आधार पे क्या आपने डायग्नोसिस किया, फिर ट्रीटमेंट प्लान क्या बनाया कि कैसे उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान आप बनाएंगे, क्या प्रैक्टिस रखेंगे, क्या एक्टिविटी रखेंगे। और फिर आप चेक करेंगे इवोल्यूशन कि पहले जैसा था, ये कितना उस टाइम प्रॉब्लम में था और अभी कितना प्रॉब्लम में है, कितना इसका पावर बढ़ा है, सेल्फ एस्टीम बढ़ा है, सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ा है, वो ग्रोथ किया है, वो खुद को मोबिलाइज कर सकता है। ये सारे चीज़ आपको टेस्ट करना है कि ये कितना फ़र्क दिख रहा है, कंपेयर करना है पहले से और बाद का। और लास्ट में जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सोशल वर्क के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है फॉलोअप। दूसरे सब्जेक्ट में दूसरे प्रोफेशन के लोग फॉलोअप नहीं करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, काम हो गया ख़त्म। लेकिन हम सोशल वर्कर हैं, तो हमें देखना भी है आगे कि जो उसने ट्रीटमेंट लिया वो उसके लिए यूज़फुल है कि नहीं, वो बाद में कैसा है, ऐसा दूसरी बार जब प्रॉब्लम आ रहा है तो वो खुद सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप लाइफ टाइम उसके साथ फॉलोअप में रहेंगे, लेकिन एक सर्टेन टाइम तक आपको करना पड़ेगा फॉलोअप कि वो कैसा अभी है, सही है कि नहीं है। सो आज का जो क्लास है यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट डे और नेक्स्ट कोई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।